Hello, dear students. Welcome to Indian English Classes Chapara. I am Imran Asari. After a long time, I am preparing a video. Actually, some of my students told me to prepare video on the lesson number first of class 11th English. The course has changed. The name of the lesson is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. Before we will learn this, I would like to remind you that I have prepared plenty of videos on English language like higher secondary level, class 12th, 10th and 9th high school level, and also prepared some videos for the higher students for bachelor degree course, first year and second year. Also prepared some videos on daily usage words and spoken English. If you want to learn all of those, you have to go to my YouTube channel IEC Chapara, or you will have to join me on FB. You can get lot of videos and other things there. This will be fruitful for you. So I think we should start. This lesson is one of my favorite lesson. According to your course book, you have to study two books like past. You study textbook and workbook in your 10th class, right? But this time you have to study Hornbill and the snapshot. So the first lesson of your Hornbill book from NCERT course, the name of the lesson is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So I think we should start. The question number first of this lesson is the three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. बेटा कहने का मतलब ये है कि वो तीन चरण क्या थे लेखक के, उसकी ग्रैंड मदर दादी माँ के साथ उसकी पढ़ाई के लिए देश छोड़ने के पहले, जब वो विदेश गए थे ना अपनी हायर स्टडी के लिए। आपने लेसन तो समझा हुआ है ना? तो वो क्या होता है, लेखक पहले गांव के स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ दादी के साथ जाके शहर में जाना शुरू कर देते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पर सिटी स्कूल में उनका एडमिशन हो जाता है। और थर्ड, वहाँ पर वो क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी जाने से पहले आप मतलब कि उनका जो एडमिशन है वहीं पे किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो वही तीन फेसेस यहाँ पर आंसर के रूप में आएंगे। तो देखिए फर्स्ट जो है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स होता है बाल्यकाल। व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, चाइल्डहुड में सबसे पहले क्या थे, वो गांव के स्कूल में जाया करते थे, है ना। एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम। और दादी माँ अक्सर उनके साथ उनको तैयार किया करती थी और उनको स्कूल लेकर जाया करती थी। तो फर्स्ट फेज क्या होगा, चाइल्डहुड। इसमें क्या होता था, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल, जब वो गांव के स्कूल में जाया करते थे। एंड द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, और वहाँ पर वो उनके साथ स्कूल जाया करती थी, है ना। सेकेंड है बॉयहुड, जब थोड़े से वो बड़े हुए, बाल्यकाल में पहुँचे वो अपने, तो उस समय क्या होता था, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, जब वो एक बस में सिटी स्कूल जाया करते थे। ये कब हुआ था, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो गए थे, है ना। पहले वो दादी के साथ गांव में रहा करते थे, फिर बाद में उनके पेरेंट्स जब वहाँ सेटल हो गए शहर में, तो उन्होंने अपनी दादी को और लेखक को वहाँ पे बुला लिया था, है ना। तो क्या होता है सेकेंड फेज में, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल, जब वो सिटी स्कूल में जाया करते थे इन अ बस के माध्यम से। ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर, उस समय वो क्या करते थे, दादी माँ के साथ एक रूम साझा किया करते थे। बट शी कुड नॉट लॉन्गर हेल्प हिम इन हिज स्टडीज़, पर उस समय वो उनको स्टडी में सहायता नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस समय उनको इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लिश स्कूल में थे, तो उनको साइंस, इंग्लिश, ये इस तरह के सब्जेक्ट जो थे, वो म्यूज़िक वगैरह, है ना, वो सिखाए जाते थे। तो वो उनको नहीं कर पाती थी तैयार, क्योंकि उनको वो आता नहीं था, वो एक धार्मिक महिला थी। तो सेकंड फेज में क्या जाएगा, बॉयहुड में, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ बस, ये लाइन आपको याद कर लेना है। तो ये आपको तीनों फेसेस में काम आने वाली है। जैसे फर्स्ट में क्या लिखा था, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल। अब सेकंड में क्या हो रहा है, व्हेन ही वेंट टू द सिटी स्कूल।
तो क्या है कि व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल में क्या हो रहा है, द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू गेट रेडी फॉर स्कूल एंड ऑल्सो सेंड हिम टू द स्कूल हर सेल्फ, है ना, खुद उनको पहुंचाया करती थी, भेजा करती थी वो, इवन वो जाया करती थी वहाँ साथ में। सेकंड में क्या था, व्हेन ही वेंट टू अ सिटी स्कूल इन अ बस ही शेयर्ड अ रूम विथ हर हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक रूम तो साझा करते थे, बट शी कुड नॉट या शी कुड नो लॉन्गर टू हेल्प हिम इन हर स्टडीज़, पर उनको वो सहायता नहीं कर पाती थी उनकी पढ़ाई में। थर्ड है आपका अर्ली यूथ, तो शुरुआती यौवन जो था लेखक का, उसमें क्या होता है, व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी जाया करते थे, एंड वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम ऑन, और उन्हें उनका स्वयं का रूम दे दिया गया। तो क्या होता था, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो फ्रेंडशिप की, मित्रता की जो कॉमन लिंक थी, जो एक सामान्य जोड़ था, वो क्या हो गया था, टूट गया था, तोड़ दिया गया था। तो पहले में क्या होता है कि जब लेखक गांव के स्कूल जाया करते थे, व्हेन ही वेंट टू अ विलेज स्कूल, द ग्रैंड मदर हेल्प्ड हिम टू प्रिपेयर फॉर दी स्कूल एंड ऑल्सो टीच हिम, उनको वो सिखाया करती थी, ऐसा भी आप लिख सकते हो। सेकेंड में वो क्या बोल रहा है कि व्हेन ही वेंट टू अ सिटी स्कूल इन अ बस, जब वो स्कूल बस में जाया करता था, ही शेयर्ड अ रूम विथ हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रूम शेयर किया करता था, किंतु बट हिज ग्रैंड मदर कुड नॉट या कुड नो लॉन्गर टू हेल्प हिम इन हिज स्टडी, और उसकी दादी माँ उसको स्टडी में हेल्प नहीं कर सकती थी। थर्ड है अर्ली यूथ, युवा अवस्था, व्हेन ही वेंट टू अ यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी में जाया करते थे। तो उसमें क्या हुआ था यूनिवर्सिटी में, ही वॉज गिवन अ रूम ऑफ हिम ऑन, तो उनको उनका स्वयं का एक रूम दे दिया गया था, ठीक है। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, कॉमन लिंक मतलब साधारण जोड़, संयोगत, है ना, वाला जो जोड़ था, वो क्या हो गया था, टूट गया था, जो कड़ी था, जो रूम जो साझा किया करते थे वो टूट गया था, ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखेंगे आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल, तीन रीज़न क्या थे, तीन कारण क्या थे, दादी माँ परेशान थी जिनकी वजह से, जब उनके पोते को या लेखक को पहुंचाया गया था सिटी स्कूल में। तो बेटा देखिए पहला रीज़न क्या है, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, पहली बात तो ये है कि वो पाश्चात्य विज्ञान और सीखों से नफरत करती थी, जो शिक्षा वहाँ पर दी जाती थी पाश्चात्य वाली उनको, वो पाश्चात्य साइंस से, है ना, पाश्चात्य विज्ञान से, और जो वहाँ पे अध्ययन की सामग्री थी उनसे वो क्या करती थी, नफरत किया करती थी, उनको पसंद वो नहीं था बिल्कुल भी। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, शी वॉज पेन्ड टू नो, उन्हें ये जानकर बहुत दुख हुआ, या वो यह जानकर बहुत दुखी थी, दैट कि देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर, उनको इस बात की बहुत दुख था, उनको इस बात को जानकर बहुत बुरा लगा कि देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, उनको इस बात को जानकर बहुत दुख हुआ कि वहाँ पर गॉड को और स्क्रिप्चर्स, गॉड मतलब होता है भगवान, ईश्वर, अल्लाह, और स्क्रिप्चर्स मतलब होता है शास्त्र, धार्मिक किताब, जैसे हम लोगों में कुरान है, आप लोगों में वेद हैं, ग्रंथ हैं, है ना, बाइबल है, तो ये कहलाते हैं स्क्रिप्चर्स, ठीक है। तो देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, इसको जानकर उनको बहुत बुरा लगा था, तो शी वॉज पेन्ड, वो दुखी थी, टू नो दैट, ये जानकर, देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर, ठीक है, वहाँ पर गॉड और स्क्रिप्चर्स की, ईश्वर और शास्त्रों की कोई भी पढ़ाई या सीख नहीं थी, वहाँ पर ये चीज़ें उनको सिखाई नहीं जाती थी। स्कूलों में जैसे हम लोग या कोचिंग में मैं आप लोगों को अक्सर कहता हूँ कि आध्यात्म से जुड़ो, गीता, महाभारत, कुरान, इसको पढ़ो, इसको जानो, मतलब कि हिंदी में इसको जानो, इनको पढ़ो और इनको फॉलो करो, है ना, वही बात दादी माँ भी कह रही हैं यहाँ पर, कि सिर्फ आप साइंटिफिक स्टडी ना करें, आप साथ में आध्यात्म और धर्म से भी जुड़े रहें। थर्ड देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, वो म्यूजिक से क्या थी बेटा, एलर्जिक थी, उन्हें म्यूजिक से एक प्रकार से एलर्जी थी। एलर्जी एक सिचुएशन होती है जिसमें आप असहज फील करते हो, मतलब ये कह सकते हो कि शी हेटेड म्यूजिक, सरल लफ्जों में ये आ सकता है, ठीक है। शी थॉट, उनको लगता था,
इट वॉज नॉट मीन्ड फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फोल्क। उनको लगता था कि यह अच्छे लोगों के लिए, डिसेंट पीपल मतलब अच्छे लोग, शानदार लोग, और जेंटल फोल्क मतलब होता है बेटा कुलीन, है ना, अच्छे परिवार वाला, के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता है, अर्थहीन है म्यूजिक। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर्स। इसमें प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेकर का ही एक अधिकार है। कहने का मतलब ये है कि उनको लगता था कि दिस इज़ नॉट फॉर जेंटलमैन, जेंटल फोल्क, दिस इज़ फॉर ओनली प्रोस्टिट्यूट्स एंड बेगर। बेटा प्रोस्टिट्यूट मतलब होता है वेश्या, ठीक है, वह महिला जो अपने शरीर का विक्रय करती है पैसों के लिए, तो उसको बोलते हैं वेश्या। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप? प्रोस्टिट्यूट। इसका एक और समानार्थी वर्ड है जिसको हम कहते हैं हार्लोट, जो आपको लेसन में मिलेगा। जो लेसन पढ़े हो आपने उसको पढ़े हो हार्लोट के नाम से, ठीक है, HARLOT। तो ये उसी का समानार्थी वर्ड है। और बेगर मतलब तो आप जानते हैं, भिक्षु। तो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। बिफोर वी गो टू थर्ड क्वेश्चन, इसका एक और आंसर आप कह सकते हो सेकंड क्वेश्चन का, जो सिंपल लैंग्वेज में। देखिए इसमें क्या है, मेंशन 3 रीजंस व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब्ड बिकॉज फर्स्ट, शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका एक आंसर ये भी हो सकता है कि वो अपने लेसन में, मतलब लेखक के लेसन में या उनकी पढ़ाई में उनको सहायता नहीं कर सकती थी, इसलिए वो दुखी थी। शी कुड नॉट हेल्प हिम विद हिज लेसन इन इंग्लिश साइंस, शी डिडंट बिलीव इन देम। वो इंग्लिश और साइंस को नहीं पढ़ा सकती थी, तो वो उसमें उसकी सहायता भी नहीं कर सकती थी, है ना। और लगता था उनको कि ये इंग्लिश और साइंस की स्टडी कोई काम की नहीं है, उनको ऐसा फील होता था। सेकेंड है नॉट टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। ये भी आपका सेकंड पॉइंट जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था शॉर्ट में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड है शी वॉज अनहैप्पी विद द आइडिया ऑफ म्यूजिक लेसन्स बीइंग गिवन एट स्कूल। ये भी आपका सिंपल बन सकता है। तो आपको जो इजी लगे आप वो तैयार कर सकते हो। आई थिंक जो पहले वाला है ज़्यादा बेस्ट है, थोड़ा लंबा है मगर वो समझने में यदि आपको आसान हो गया, आप उसको समझ पाए, तो ज़्यादा अच्छे अंक आपको उसमें मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, नेक्स्ट है 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। जब लेखक बड़े हो गए तो ग्रैंड मदर अपना समय कैसे व्यतीत किया करती थी। तो पहला क्या आएगा बेटा इसका? शी लिव्ड अलोन इन हर रूम। वो अपने रूम में अकेले रहा करती थी, ठीक है। शी लिव्ड अलोन, वो अकेले रहती थी। इन हर रूम मतलब अपने स्वयं के रूम में। एज हैड एक्सेप्टेड हर लोनलीनेस क्वाइटली। जैसे मान लो कि उन्होंने स्वीकार कर लिया हो अपनी लोनलीनेस मतलब अकेलेपन को, ठीक है। सेकेंड है इसका शी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रेसिटिंग प्रेयर्स। वो अक्सर चरखा चलाया करती थी। शी सेट हर, देखो शी सेट एट मतलब वो बैठा करती थी, में एट यानी में होता है। शी एट हर स्पिनिंग व्हील, वो अपनी स्पिनिंग व्हील में बैठा करती थी, मतलब चरखे में चरखा चलाया करती थी। गांधी जी का चरखा आपको याद होगा, खादी बनाते थे उसमें, वो वही वाला चरखा, ठीक है। रेसाइटिंग प्रेयर्स, और वो प्रेयर्स को रेसाइट करती होती थी। देखा होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो अक्सर अपने लिप्स चलते रहते हैं उनके, है ना, लिप्स बार बार चलते रहते हैं, वो बोलते रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके यानी कि होठों में हमेशा प्रेयर होती है, तो उसी को बोलते हैं रेसिटिंग प्रेयर्स। तो शी सेट एट हर स्पिनिंग, वो अपने व्हील में बैठा करती थी चरखे में, और क्या करती थी वो साथ में अपनी प्रेयर किया करती थी वो। थर्ड है आपका इन दी आफ्टरनून, दोपहर में। शी वुड फीड द स्पेरोज फॉर हाफ एन आवर, और वो आधा घंटा दोपहर में क्या करती थी बेटा? चिड़ियाओं को भोजन कराया करती थी। तो ये लेसन का थर्ड क्वेश्चन था जो आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक और हो सकता है सिंपल वे में आंसर। देखिए क्या हो सकता है, पहला स्पिनिंग व्हील्स मतलब चरखा चलाकर, दूसरा क्या हो सकता है रेसिटिंग प्रेयर्स, प्रार्थना करके, और तीसरा क्या हो सकता है फीडिंग द स्पेरोस। तो ये भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आपको जो इजी लगता है आप वो तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द odd ways in which the author's grandmother behaved just before she died। वो odd ways क्या थे? वो अलग तरह के रास्ते या विषम तरीके के विषम ढंग, ऑड यानी होता है विषम, और इवन मतलब होता है सम। मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, इवन नंबर और ऑड नंबर, है ना।
तो वो विषम तरीके क्या थे जिससे उन्होंने बिहेव किया, बर्ताव किया उनकी मृत्यु के जस्ट पहले। तो देखो इसका आंसर क्या बनेगा। जस्ट बिफोर हर डेथ, उनकी मृत्यु के पहले, ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज्ड टू टॉक टू देम, ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी उनने उनसे बात करने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। शी हैड omitted टू प्रे द प्रीवियस नाइट while she was singing songs of homecoming एंड बीटिंग द ड्रम। कहने का मतलब ये है कि शी हैड omitted टू प्रे द प्रीवियस नाइट, उन्होंने पिछली रात को प्रार्थना करने से भी इनकार कर दिया, उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की पिछली रात को। ओमिट कर दिया मतलब नहीं किया उसको, है ना, रोक दिया प्रार्थना को उन्होंने। वाइल, वहीं, शी वॉज, वाइल मतलब वहीं या उसी दौरान, उसी दौरान, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग, वो होम कमिंग के जो स्वागत गीत होते हैं ना घर आगमन पर किसी के, तो उसको होम कमिंग सॉन्ग कहते हैं, उनको गा रही थी। एंड बीटिंग द ड्रम, और वो ड्रम भी पीट रही थी। ऐसा क्यों कर रही थी? क्योंकि उनका पोता बहुत दिनों बाद, 5 सालों बाद लगभग, अपने घर आए थे अपनी फॉरेन से स्टडी पूरी करके, इसलिए उन्होंने प्रार्थना भी नहीं की थी पिछली शाम को। और उसके बाद उन्होंने क्या की थी? शी वॉज बीटिंग ड्रम एंड सिंगिंग होम कमिंग सॉन्ग्स, और वो होम कमिंग सॉन्ग गा रही थी। अब आगे क्या हो रहा है देखो इसमें। सो शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अतः वो अब क्या कर रही थी? अपना कोई समय नष्ट करने नहीं जा रही थी। शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट्स, उन्होंने उनके जो विरोध थे उसको अनदेखा कर दिया। क्या हुआ? जब लेखिका बीमार पड़ी और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, तो पेरेंट्स लोगों ने कहे लेखक के, और लेखक ने कहा कि दादी आप हमसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने उनकी बात सुनी नहीं, इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने लास्ट नाइट में कुछ ज़्यादा ही खुशियाँ मना ली थी, जिसके कारण वो बीमार भी पड़ गई थी, क्योंकि एजेड थी वो, है ना। तो वो अब उनको समझ में आ गया था कि उनका अंत निकट है, तो उन्होंने उनसे बात किए बगैर ही अपनी प्रार्थना करना शुरू कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, और वो शांतिपूर्वक बिस्तर में, बेड में लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, प्रार्थना करते हुए, और जो बीट्स होती है मोतियों की माला जिसमें आप जपते हो, है ना, राम राम या बहुत चीज़ें होती हैं वो जपते हो, तो वो चीज़ें थी वहाँ पर, तो उनको जपते हुए वो लेट गई थी। तो इसको आप लिखोगे कैसे? जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंड मदर रिफ्यूज्ड टू टॉक टू दैम, पहली लाइन। मृत्यु के जस्ट पहले लेखक की जो दादी थी उन्होंने उन लोगों से बात करने से क्या कर दिया था बेटा? इनकार कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है। सेकंड लाइन क्या लिखोगे? और उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इस विषय में आएगी सेकंड लाइन। तो वो सेकंड लाइन क्या थी? क्योंकि उनकी उस शाम को, मतलब कि जब उनकी तबीयत बिगड़ी थी उसके एक दिन पहले उनके वे पोते घर आए थे, है ना, लेखक घर आए थे, तो उसके लिए वो क्या कर रही थी? खुशियाँ मना रही थी, गाने गा रही थी और ढोल बजा रही थी, इसलिए उन्होंने अपनी प्रार्थना भी नहीं की। नहीं तो वो हमेशा क्या करती थी? प्रार्थना करती रहती थी। तो क्या हो जाएगा? सिंस, क्योंकि, शी हैड omitted टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करने से भी इनकार कर दिया था, प्रार्थना भी नहीं की थी। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात। वाइल, क्योंकि, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग, क्योंकि वो होम कमिंग के जो सॉन्ग्स थे उनको सिंग कर रही थी, उनको वो क्या कर रही थी बेटा? उनको वो गा रही थी, है ना। और क्या कर रही थी? बीटिंग द ड्रम, और ड्रम को क्या कर रही थी? बाजे को वो बजा रही थी। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, अब वो और ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि ऑलरेडी उनका कल समय नष्ट हो गया था। वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी, मगर वो कल मज़े की उन्होंने, है ना, अपने पोते के आने की खुशियाँ मनाई। तो शी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट, तो उन्होंने उनकी प्रोटेस्ट को, है ना, प्रोटेस्ट यानी होता है विरोध, विरोध को उन्होंने क्या किया? रोक दिया, नहीं, अनदेखा कर दिया, है ना, इग्नोर कर दिया, अवॉइड कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड, बिस्तर पर वो क्या हो गई? शांतिपूर्वक लेट गई। एंड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स, और प्रार्थना करती रहीं और बीट्स जो थी मोती की माला उसमें जाप चालू रखी। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आई विल कम अगेन विद द नेक्स्ट लेसन। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 5। द वे इन विच, वो रास्ता, वो तरीका जिससे, द स्पेरोज एक्सप्रेस्ड देयर सोरो, जहाँ स्पेरोज थी उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया।
क्या था वो? दी ऑथर्स ग्रैंड मदर डाइड। जब ग्रैंड मदर जो थी ऑथर की वो डाइड हो गई थी तो क्या तरीके थे? आपको तो पता ही है कि वो क्या करती थी, पक्षियों को चिड़ियों को भोजन कराया करती थी, दाना खिलाया करती थी। जब वो चली गई तो उसके बाद इसके दुख में उन्होंने क्या किया चिड़ियाओं ने? तो उसका आंसर देखो कैसा बनेगा। Thousands of sparrows sat silently surrounding the dead body of the author's grandmother. हजारों चिड़ियाएं जो थीं उन्होंने ग्रैंड मदर की बॉडी जो थी, डेड बॉडी जो थी, उसको घेर कर वो बैठ गईं। तो थाउजेंड ऑफ स्पेरोज सेट साइलेंटली, वो शांतिपूर्वक बैठ गईं, सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर। दादी माँ, ग्रैंड मतलब कि ऑथर्स की जो दादी माँ थी उनको सराउंड करके, सराउंड मतलब चारों ओरों से घेर लेना। ठीक है, सराउंडिंग यानी पर्यावरण भी होता है, मगर यहाँ वर्ग के रूप में क्या हो रहा है? घेर कर। तो बहुत हजारों चिड़ियाओं ने क्या किया था? दादी माँ की जो डेड बॉडी थी, शव था, उसको चारों ओर से घेर कर शांति से वो बैठ गई थी। उसके आगे क्या आ रहा है? देयर वॉज नो चिरप्रिंग। वहाँ पर किसी भी तरह की कोई चिरप्रिंग नहीं थी। बेटा ये जो लिखा हुआ है ना चिरप्रिंग, तो ये जो चिरप्रिंग वर्ड है इसका मतलब होता है चहचहाहट। तो वहाँ पर किसी तरह की चहचहाहट नहीं थी। दी ऑथर्स मदर थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड टू देम। ऑथर की जो माँ थी, मम्मी थी लेखक की, है ना, खुशवंत सिंह की, उन्होंने क्या किया? चिड़िया की ओर थ्रो किया। क्या थ्रो किया? क्या फेंका? क्रम्स ऑफ ब्रेड, रोटी के, क्रम मतलब होता है रोटी के टुकड़े, क्रम यानी होता है टुकड़े। ठीक है। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम। उन्होंने, चिड़ियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज कैरिड ऑफ। जैसे ही ग्रैंड मदर का शव, कॉर्प यानी होता है बेटा शव, है ना, डेड बॉडी जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं? लाश को, शव को कॉर्प्स। जैसे ही दादी माँ का शव वहाँ से ले जाया गया, दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वे शांति से उड़ गईं। थस, इस प्रकार, THUS, थस, थस मतलब क्या होता है? इस प्रकार। शी सॉरी द स्पेरोस एक्सप्रेस्ड देयर सोरोज। जो चिड़ियाएँ थीं उन्होंने अपने दुख व्यक्त किए। तो इसको क्या लिखोगे? थाउजेंड ऑफ स्पेरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ ग्रैंड मदर, पहली लाइन। देयर वॉज नो चिरप्रिंग देयर, वहाँ पर किसी तरह की कोई चिरप्रिंग भी नहीं थी। सेकेंड लाइन ये हो गया आपका। थर्ड पॉइंट क्या बनेगा? व्हेन ऑथर्स मदर थ्रू सम ब्रेड क्रम फॉर देम, या क्रम्स ऑफ ब्रेड फॉर देम, दे डिड नॉट नोटिस देम। उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एज सून एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वॉज कैरिड ऑफ। जैसे ही जो ग्रैंड मदर थी उनकी लाश को या उनके शव को वहाँ से कैरिड ऑफ किया गया। कैरिड ऑफ मतलब ले जा लिया गया, है ना, अंतिम यात्रा में या अंत्येष्टि के लिए। दे फ्ल्यू अवे क्वाइटली, वो शांति से क्या हो गई बेटा? वहाँ से वो उड़ गई। थस, इस प्रकार या इस तरह। स्पेरोस एक्सप्रेस्ड देयर सोरो। ठीक है, तो जो चिड़ियाएँ थी उन्होंने अपने दुख को व्यक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट। तो बेटा मैं सोच रहा था कि इसके लिए एक अलग से पार्ट बनाऊंगा, मगर सोच रहा हूँ कि इसी पार्ट में इनके क्वेश्चन भी मैं आपको ओवर कर देता हूँ, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। तो देखो इसमें क्या करते हैं आप। हिज ग्रैंडफादर लुक्ड वेरी ओल्ड। उनके जो दादा थे वो क्या थे? बहुत ही वृद्ध लगते थे। ही हैड अ लॉन्ग वाइट बियर्ड। उनकी लंबी श्वेत दाढ़ी थी। हिज क्लोथ्स वर लूज फिटिंग। उनके जो क्लोथ्स थे वो क्या थे बेटा? लूज फिटिंग थे, मतलब बहुत ही ढीले ढाले थे। ही वॉर अ बिग टर्बन। वो एक बड़ी पगड़ी पहनते थे। ही लुक्ड टू ओल्ड टू हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन। वो इतने बुढ़े थे कि लगता ही नहीं था कि उनकी कोई वाइफ और बच्चे रहे होंगे। ही लुक्ड टू ओल्ड, वो बहुत ही वृद्ध लगते थे। टू हैव अ वाइफ और चिल्ड्रन, इस बात के लिए कि उनकी कोई वाइफ होगी या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एटलीस्ट 100 ईयर ओल्ड। वो लगभग 100 ईयर ओल्ड, 100 वर्ष के लगभग वो प्रतीत होते थे। ही कुड हैव ओनली लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनके केवल और केवल क्या हो सकते थे बेटा? पोते और पोतियां। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन एज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी
द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, जैसे कि मान लीजिए कि मेरी दादी माँ यंग मतलब युवा रही होंगी और सुंदर रही होंगी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, जो विचार ही है जो ऑलमोस्ट भद्दा है, भद्दा प्रतीत होता है ना, शर्मिंदगी भरा प्रतीत होता है। एक्चुअली क्या था, लेखक ने हमेशा को विरुद्ध देखा था। लोग कहा करते थे कि एक ज़माने में वो क्या थी, बहुत ही युवा थी और बहुत सुंदर थी, तो लेखक को इस बात में भरोसा नहीं था। तो वही बोल रहे थे कि ये मजाकिया टाइप की और भद्दे मजाक टाइप की ये क्या है, विचार है कि वो पहले कुछ युवा रही होंगी या सुंदर रही होंगी। इसका आंसर देखो कैसे बनेगा। द नेरेटर्स ग्रैंड मदर वॉज टेरिबली ओल्ड, बहुत बुरी तरीके से वृद्ध थी। कौन, नेरेटर्स की दादी, है ना। नेरेटर मतलब वर्णन करता, ऑथर मतलब लेखक, तो यहाँ पर नेरेटर वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब क्या होगा, वर्णन करता। उनकी दादी बहुत ज़्यादा वृद्ध थी। शी कुड नॉट अपीयर यंग एंड ब्यूटीफुल, वो कभी भी सुंदर और युवा, यंग मतलब युवा और ब्यूटीफुल मीन सुंदर, कभी नहीं लग सकती थी वो। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, उनका फेस जो है झुर्रियों से कटफट गया था। शी वॉज शॉर्ट फेट एंड स्लाइटली बेंट, वो थोड़ी छोटी मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। द वेरी आइडिया ऑफ हर बीइंग यंग एंड प्रिटी डिड नॉट अपील टू द माइंड, तो ये आइडिया, ये विचार कि वो यंग और प्रिटी कभी रही होंगी, ये लगता नहीं था मस्तिष्क में, विश्वास करने योग्य नहीं था। तो ये समझ गए होगे आप इसको, बड़ा आसान वर्ड है, इसमें है ये, तो इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर